Hello students, now in today's switchgear and protection lecture in unit 3 protective relays we are going to study about the microprocessor based relay. Okay, तो all of you are now familiar with the microprocessor. माइक्रोप्रोसेसर के साथ आप सब फैमिलियर ही है, आप सबको पता ही है कि माइक्रोप्रोसेसर कैसे काम करता है. ओके, जैसे जैसे माइक्रोप्रोसेसर में डेवलपमेंट होता हुआ डिजिटल कंप्यूटर्स में डेवलपमेंट होते हुए ऐसे ऐसे जो माइक्रो प्रोसेसर है उसका यूज़ पावर सिस्टम में भी स्टार्ट करना शुरू कर दिया गया. तो पावर सिस्टम में भी प्रोटेक्शन के लिए जो रिलेज यूज़ होते हैं उसमें भी माइक्रो प्रोसेसर का धीरे धीरे यूज़ होने लगा. तो ये जो माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड रिले है वो कैसे काम करते हैं वो हम सीखेंगे. तो सबसे पहले माइक्रो प्रोसेसर. तो आप सबको पता ही है कि जो माइक्रो प्रोसेसर है वो एक या एक से ज़्यादा आईसी का बना हुआ रहता है. और ये जो आईसी है उसको ट्रांजिस्टर या तो रजिस्टर्स दोनों का बना हुआ रहता है. जो माइक्रो प्रोसेसर है उसका प्रोग्रामिंग किया जाता है. जो माइक्रो प्रोसेसर है उसके अगर मेन पार्ट्स हम देखते जाए तो एएलयू, रैम, रोम, कंट्रोल सेक्शन, इनपुट आउटपुट सर्किट, पावर सप्लाई, ये सब जो है वो माइक्रो प्रोसेसर के डिफरेंट मेन पार्ट्स हैं. ओके, तो सबसे पहले जो माइक्रो प्रोसेसर है वो आईसीज का बना हुआ रहता है. ओके, और जो आईसीज है वो किसकी बनी रहती है? ट्रांजिस्टर्स एंड रेजिस्टर की बनी रहती है. अब यहाँ पे जो माइक्रो प्रोसेसर है उसको हम प्रोग्रामिंग करते हैं कि जिसकी वजह से उसका कोई पर्टिकुलर फंक्शन है उसके ऊपर वो वर्क कर पाए. और जो मेन डिफरेंट पार्ट्स है उसमें फर्स्ट वन है ALU यानी कि एरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट. सेकंड पार्ट है रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी. थर्ड वन है रोम यानी कि रीड ऑनली मेमोरी. फोर्थ वन है कंट्रोल सेक्शन यानी कि जहाँ से डेटा का कंट्रोलिंग किया जाता है, डेटा फ्लो का. फिफ्थ वन है इनपुट आउटपुट सर्किट जहाँ से प्रोसेसर को सप्लाई दिया जाता है, उसका आउटपुट लिया जाता है. एंड लास्ट वन है पावर सप्लाई. ओके, सो दीज आर द मेन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर. तो अब ALU यानी एरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट. नाउ एरिथमेटिक यानी कि एरिथमेटिक फंक्शंस लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, ये सब जो फंक्शंस है उसको ALU में किया जाता है. इसके अलावा लॉजिकल यूनिट यानी कि जो लॉजिक फंक्शंस हैं जो आपने DDI सब्जेक्ट में पढ़ा हुआ है, एंड, और, नॉट, नैंड, एक्सक्लूसिव और, तो ये सब जो गेट्स हैं वो सब ALU में दिए जाते हैं. तो इसकी हेल्प से जो लॉजिकल जो डिसीजन है उसको ALU में एनालाइज करके लिया जाता है. यानी कि जो डिसीजन मेकिंग एलिमेंट्स हैं वो ALU में होते हैं. सो ALU में क्या होगा? डिसीजन मेकिंग एलिमेंट्स होंगे वो ALU में होंगे. एक तो एरिथमेटिक फंक्शंस करेगा एज वेल एज लॉजिकल फंक्शंस हैं वो ALU में किए जाते हैं. नेक्स्ट वन है रैम. रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी कि जो डेटा रहता है वो रैम के अंदर स्टोर किया जाता है और उसको हम रीड भी कर सकते हैं, इसलिए इसको रीड राइट मेमोरी भी कह सकते हैं. अगर कोई डेटा है जिसको टेम्पररी स्टोर करना है तो वो रैम में स्टोर होता है और इसकी वजह से इसको स्क्रैच पैड मेमोरी भी कहा जाता है. ओके, तो रैम में क्या होगा? रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी. You can read and write data. मीन्स जो
रैम में जो डेटा स्टोर किया जाता है इसको हम रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं, बट ये जो स्टोरेज होता है वो टेम्पररी बेस पे होता है और इसकी वजह से उसको स्क्रैच पेड मेमोरी भी कहा जाता है। नेक्स्ट वन है रोम। रोम यानी कि रीड ओनली मेमोरी। तो जो प्रोग्राम है जिसको हमें एग्जीक्यूट करना है उसको रोम में स्टोर किया जाता है, बट यहाँ पे जो डेटा होगा वो ऑल्टर्ड हो सकता नहीं है, तो यहाँ पे इसको हम बोलेंगे रीड ओनली मेमोरी। प्रोग्राम एग्जीक्यूशन यानी कि जो प्रोग्राम है जिसको एग्जीक्यूट करना है उसको रोम में स्टोर किया जाता है। नेक्स्ट वन है कंट्रोल सेक्शन। सो कंट्रोल सेक्शन यानी कि जो माइक्रो प्रोसेसर में जो डिफरेंट ब्लॉक्स रहते हैं वो सब को इंटरलिंक्ड किया जाता है और इंटरलिंक करने के लिए डेटा बस का यूज़ किया जाता है, यानी कि जो डिफरेंट ब्लॉक्स है उसमें जो डेटा फ्लो है वो कंट्रोल सेक्शन के थ्रू होता है। कंट्रोल सेक्शन जो रहता है उसमें टाइमिंग सर्किट्स भी होती है। ये जो टाइमिंग सर्किट्स है उसकी हेल्प से डेटा फ्लो कंट्रोल सेक्शन के जो ब्लॉक्स रहते हैं उसके अंदर होता रहता है और इसके लिए क्रिस्टल कंट्रोल्ड क्लॉक का यूज़ किया जाता है। जो क्लॉक है वो आईसी का एक मेन पार्ट रहता है, सिर्फ जो क्रिस्टल होता है उसको ही एक्सटर्नली हमें कनेक्ट करना होता है। ओके, तो जो कंट्रोलिंग का काम है वो कंट्रोल सेक्शन में होगा। नेक्स्ट वन है इनपुट आउटपुट सर्किट। तो इनपुट आउटपुट सर्किट यानी क्या कि यहाँ पे जो माइक्रो प्रोसेसर है वो उसको एक्सटर्नली किसी के साथ कम्युनिकेट करना है। ओके, यानी कि प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना है तो उसके लिए वो क्या करेगा कि जो रजिस्टर्स होते हैं उसके थ्रू वो कम्युनिकेट करेगा, यानी कि जो एक्सटर्नल डिवाइस है जो माइक्रो प्रोसेसर के इनबिल्ड नहीं होते हैं उसके साथ अगर उसको कम्युनिकेट करना हो तो वो किससे करेगा, रजिस्टर के थ्रू। तो जो डेटा है उसको इनपुट रजिस्टर में स्टोर किया जाता है और इसके लिए लिमिट स्विच, थंब व्हील स्विच, रिले, कॉन्टैक्ट्स एंड टीटीएल जैसे कंपैटिबल डिवाइसेस का यूज़ किया जाता है। सेम वे अगर डेटा है उसको बाहर लाना है तो इसके लिए आउटपुट रजिस्टर का यूज़ किया जाता है। तो ये सब जो हो गए इंक्लूड करके बनती है इनपुट आउटपुट सर्किट्स, यानी कि इनपुट रजिस्टर में डेटा स्टोर होगा और अगर डेटा आउट चाहिए तो वो आउटपुट आउटपुट रजिस्टर के थ्रू डेटा को बाहर लाया जाता है। यानी कि इनपुट आउटपुट सर्किट क्या होगी कि जब भी एक्सटर्नल डिवाइसेस के साथ माइक्रो प्रोसेसर को कम्युनिकेट करना होता है तो वो रजिस्टर के थ्रू काम करता है। लास्ट वन है पावर सप्लाई। तो जो माइक्रो प्रोसेसर रहता है उसको उसका जो सूटेबल वोल्टेज और करंट होता है वो उसको दिया जाता है कि जिसकी वजह से माइक्रो प्रोसेसर का ऑपरेशन हो सके। जो पावर सप्लाई है उसको बाहर से लिया जाता है और उसके बाद जो माइक्रो प्रोसेसर की जो पिन्स होती है उसको उसके साथ कनेक्ट किया जाता है। यानी कि पावर सप्लाई इज़ गिवन एक्सटर्नली, यानी कि बाहर से पावर सप्लाई दिया जाता है और बाद में जो पिन्स होती है माइक्रो प्रोसेसर की उसको बाद में उसके साथ कनेक्ट किया जाता है। सो दिस इज़ द मेन पार्ट्स ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर। ओके, अब माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड जो रिले है उसका हम ब्लॉक डायग्राम देखेंगे। फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। जनरल अरेंजमेंट ऑफ माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड रिले।
ओके, तो सबसे पहले हम जो माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड रिले है उसके ब्लॉक डायग्राम बनाएंगे। एग्जाम में आपको पूछा जाता है कि ड्रॉ द ब्लॉक डायग्राम ऑफ माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड रिले, या तो उसको ऐसे भी पूछ सकते हैं कि एक्सप्लेन जनरल अरेंजमेंट ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड रिले। तो जो माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड जो रिले रहता है उसके अंदर मेन जो पार्ट रहते हैं, वो जो मेन ब्लॉक है वो होंगे सिग्नल प्रोसेसिंग, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, माइक्रो प्रोसेसर, आउटपुट एंड सर्किट ब्रेकर। तो दिस आर द मेन ब्लॉक्स ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड रिले। तो सबसे पहले हम उसका ब्लॉक डायग्राम देखेंगे। सबसे पहले सिग्नल प्रोसेसिंग, यहाँ से एनालॉग सिग्नल जो होता है उसको सिग्नल प्रोसेसिंग में दिया जाता है, यानी कि एनालॉग इनपुट सिग्नल एक सीटी को कनेक्ट की जाती है, दूसरी पीटी यानी कि करंट ट्रांसफार्मर एंड पीटी यानी कि पोटेंशियल ट्रांसफार्मर को कनेक्ट किया जाता है। यहाँ से जो सिग्नल रहता है वो प्रोसेस होके आगे ए टू डी यानी कि एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर को दिया जाता है। बाद में जो प्रोसेस्ड सिग्नल होगा जिसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाएगा ए टू डी कन्वर्टर में, उसको बाद में माइक्रो प्रोसेसर को दिया जाता है। बाद में माइक्रो प्रोसेसर में जो वैल्यू होती है वो ऑलरेडी सेट की गई होती है। अगर इससे यहाँ से जो भी सिग्नल मिला है वो सेट वैल्यू में अगर कुछ भी चेंजेस होता है तो माइक्रो प्रोसेसर एक डिजिटल सिग्नल जनरेट करेगा और ये जो डिजिटल सिग्नल होगा वो बाद में आउटपुट में मिलेगा। यहाँ से सिग्नल को बाद में एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट किया जाता है और एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करने के बाद वो आगे सर्किट ब्रेकर को ट्रिपिंग सिग्नल दे देता है, यानी कि लास्ट ब्लॉक है सर्किट ब्रेकर। ओके, सो दिस इज अ ब्लॉक डायग्राम और जनरल अरेंजमेंट ऑफ माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड रिले। ओके, तो अब डिटेल में देखते हैं कि यहाँ पे एनालॉग इनपुट सिग्नल होता है, उसको सीटी और पीटी के थ्रू सिग्नल प्रोसेसिंग यूनिट में दिया जाता है। यहाँ पे जो सिग्नल प्रोसेसिंग यूनिट रहता है उसके अंदर ऑलरेडी फिल्टर्स लगाए हुए होते हैं। इसके अलावा भी सर्च प्रोसेसर को भी इसके अंदर रखा जाता है। तो यहाँ पे जो भी सिग्नल हम सिग्नल प्रोसेसिंग में देंगे वो खास याद रखना है, वो होगा एनालॉग सिग्नल। जो सिग्नल है वो कौन सा रिले यूज़ कर रहे हैं उसके ऊपर वो डिपेंड करता है। अब जब भी वो सिग्नल प्रोसेसिंग यूनिट में सिग्नल अप्लाई किया जाता है उस टाइम पे सिग्नल प्रोसेसिंग यूनिट में ऑलरेडी ऑक्सिलरी सीटी को रखा हुआ होता है। यहाँ पे जो ऑक्सिलरी सीटी होगी वो जो सिग्नल है उसकी वैल्यू, उसकी जो करंट की वैल्यू होगी उसको और स्टेप डाउन करेगा। ओके, इसके अलावा जो ऑक्सिलरी सीटी होगी तो ऑक्सिलरी सीटी होगी उसकी सेकेंडरी पे टैपिंग्स दी गई होती है और जो सेकेंडरी पे टैपिंग्स दी गई होती है उसकी हेल्प से हम करंट सेटिंग कर सकते हैं। सेकंड थिंग, यहाँ पे जो करंट सिग्नल, अब जो सीटी में से जो सिग्नल मिला है उसकी जो करंट की वैल्यू होगी वो और स्टेप डाउन होगी। उसके बाद सीटी के साथ सीरीज में एक रजिस्टर को कनेक्ट किया हुआ होता है, तो इसकी वजह से क्या होगा, जो करंट सिग्नल होगा वो वोल्टेज सिग्नल में कन्वर्ट हो जाएगा। वोल्टेज सिग्नल है उसको बाद में ऑक्सिलरी पीटी को दिया जाता है
तो ऑक्सिलरी पीटी है वो क्या करेगा कि जो वोल्टेज की वैल्यू है उसको वो स्टेप डाउन करेगा, वोल्टेज की वैल्यू वो स्टेप डाउन करेगा। उसके बाद सर्ज सप्रेसर होगा, तो वो क्या करेगा, सर्ज सप्रेसर और फिल्टर्स दोनों कनेक्ट किए गए होते हैं, तो जो फिल्टर्स है वो जो हार्मोनिक्स हो गया उसको फिल्टर कर देगा, जबकि जो सर्ज सप्रेसर है वो जो ट्रांसिएंट प्रोड्यूस हुए होंगे सिग्नल में उसको वो रिड्यूस कर देगा। मीन्स कि सर्ज सप्रेसर विल सप्रेस द ट्रांसिएंट्स एंड फिल्टर आउट द हार्मोनिक्स। बाद में यहाँ पे जो प्रोसेस्ड सिग्नल होगा वो बाद में ए टू डी कन्वर्टर यानी कि एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर को दिया जाएगा। तो यहाँ पे जो एनालॉग सिग्नल है उसको डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट किया जाता है। बाद में ये जो डिजिटल सिग्नल होगा उसको माइक्रो प्रोसेसर को दिया जाता है। अब माइक्रो प्रोसेसर में क्या होगा कि सिग्नल को प्रोसेस किया जाएगा। ऑलरेडी माइक्रो प्रोसेसर के अंदर वैल्यू सेट की गई ही होती है, अगर वहाँ पे जो कंडीशन सेट की गई है उससे अगर कंडीशन चेंज होती है तो उस टाइम पे आउटपुट जनरेट होगा, और यहाँ पे ये जो डिजिटल सिग्नल जनरेट होगा उसको बाद में आउटपुट के अंदर एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट किया जाता है। ये जो एनालॉग सिग्नल यहाँ से जनरेट होगा वो बाद में सर्किट ब्रेकर को दिया जाता है, और बाद में सर्किट ब्रेकर है उसको ट्रिप सिग्नल दिया जाता है। सो दिस इज द ब्लॉक डायग्राम और जनरल अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोप्रोसेसर बेस्ड रिले। So this is the most important question and it is also asked in these G2 exams also.